तो लोगों ने ये सोचा कि पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात वहाँ से आ रही हैं इंतहाई अफसोसनाक है और जो मनाजिर हम देख रहे हैं बर्बादी के मनाजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की खासकर अगर बात करें तो वहाँ बादल फटने और सैलाब से तबाही हुई है, जिससे अमवात की तादाद 313 हो गई है और 156 जख्मी हैं। ये वो आदाद शुमार है जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, मगर हतमी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी है। सबसे ज्यादा नुकसान जिला बुनेर में हुआ है, जहां 208 अफराद जान से गए हैं और 159 घरों को नुकसान पहुंचा है। 62 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं और सैलाबी रैले तो गुजर गए, मगर हर तरफ बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए हैं। उधर गुज़िश्ता रोज NDMA में एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें जनरल मैनेजर NDMA ज़हरा हसन ने कहा कि आइंदा 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशों का खतरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की नीलम, पूंछ और बाग में सैलाब के खतरात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चित्राल, दीर, चारसदा में सैलाब के खतरात मौजूद हैं। जी हाँ, टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने यह कहा कि बारिशों के मौजूदा सिलसिला जो है वो 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें मज़ीद शिद्दत भी मुतवक्के है। 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। बारिशों के 3 मज़ीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। खलीज बंगाल की जानिब से एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ा और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद सैलाबज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अज़ला में इमदादी काम जारी हैं और पूरा वीकेंड जो मनाजिर हम देख रहे थे दुआएं करते हुए गुजरा। अल्लाह ताला के खैर खैरियत से लोग महफूज रहें, लेकिन जो तबाही हुई है, जो जानी और माली नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाना अभी मुश्किल है। सिर्फ रफली एक एस्टिमेट दिया जा रहा है कि इतनी जो हलाकतें हुई हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो मनाजिर हैं जो हमने देखे, उसके बाद हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आगे ये जो बारिश का मजीद सिलसिला है या जो नया जो स्पेल आ रहा है वो सबके लिए बाइस रहमत हो, बाइस ज़हमत ना हो। और इसी सिलसिले के पेश नज़र कराची और रावलपिंडी में भी कल से बारिश हो रही हैं और जो हम बता रहे हैं कि स्कूल्स के हवाले से, स्कूल्स तो सिर्फ मैट्रिक से आगे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो खुल गए हैं। जो कराची की आपने बात की, अभी बूंदाबांदी हुई है, आज के रोज बारिश की पेशगोई की गई है। तो जनाब बारिश की पेशगोई बहुत से इलाकों में इस वक्त बहुत से इलाकों में बारिश हो रही है, अर्बन फ्लडिंग भी किया जा रहा है इसके साथ साथ ही, और ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो चुका है। खासतौर पर जो हम सूरत हाल अभी तक देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो बहुत ज्यादा ही अफसोसनाक और तकलीफ दे सूरत हाल है। जी, इस पर हमने बात करनी है। हमारे नुमाइंदे एहतशाम बशीर हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से। इसके साथ साथ मरियम बशीर जो है माहिर मौलियात, वो भी हमें मरियम शब्बीर साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। अब सबसे पहले जरा पेशावर का रुख करते हैं, एहतशाम बशीर से जानते हैं कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम बशीर, जरा बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी वालेकुम अस्सलाम हिना, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला बुनीर है आफत ज़्यादा करार दिया गया है। सैलाब तो वहाँ से गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे जो है तबाही की कहानियाँ छोड़ गया है। जो वहाँ पर छोटे छोटे गांव थे जहाँ पर घर बसाए गए थे, 20-25 घरों का जो इलाका था, वहाँ वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गया है। वहाँ पर घर तबाह हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। तो इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल ऐलान किया था कि वो अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे और जो घर तबाह हुए उनको बनाएंगे, लेकिन महफूज मकाम पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो घर जो डेंजरस एरियाज में हैं, जहाँ पर फ्लड का खर्चा है, तो वो वहाँ से मुंतकिल हो जाएं। तो अभी जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 323 अफराद इस वक्त जहाँ बाग हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला है, मुतासरा अजला, जिनमें बुनीर है, सवात है, बाजोड़ है, शांगला है, और सिर्फ 217 अफराद जो है वो बुनीर में जहाँ बाग हुए हैं। इसी तरह 59 घर जो है जो स्कूल हैं वो तबाह हुए हैं, और इसमें जो राब्ता सड़कें हैं, पुलें हैं, वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं। तो जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको उन इलाकों तक, दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। अगरचे वहाँ पर रजाकार जो हैं तिब्बी इमदाद के लिए, रेस्क्यू के लिए वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ से बड़े बड़े पत्थर हटाने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत है। तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ तक मशीनरी का पहुँचना अभी तक काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए जो बुनीर से दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्तों को साफ किया जा रहा है। पाक फौज के जो जवान हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर राब्ता पुलें जो हैं वो तामीर की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो मशीनें हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जा सकें। इसी तरह अलर्ट जारी किया गया है बारिशों का, नया स्पेल का। तो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला मुतासरा इलाकों के साथ जो मैदानी इलाके हैं, पेशावर, कोहाट, मर्दान, डीआई खान, वहाँ पर भी बारिश अभी जारी है।
तो इसीलिए हिदायत की गई है जो आजकल जैसे कि आपने कहा है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, लोग सयाह के लिए वहां पर पहुंचना चाहते हैं, तो उनको भी हिदायत की गई है कि वो इन इलाकों में जाने से गुरेज करें। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है जारी की हुई है, जो मौसमी तग़य्युरात हैं उसमें तब्दीली आ रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासरा जो हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हो रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें सवात है, मलाकंड के चतराल है, बुनेर जैसे कहा गया है, और जो बाजोड़ के इलाके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर सैलाब का खदशा रहता है, जो फ्लड आता है। तो इसीलिए इन इलाकों में पहले से भी जो PDMA है उन्होंने हिदायत जारी की थी मुतल्लिका इज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को, लेकिन ये पहला वाक़या है। वहाँ पर जो हमारे बुनीर के रहने वाले हैं उन्होंने ये बताया कि पहली मरतबा बुनीर में ऐसा जो है ख़तरनाक सैलाब आया है और जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसीलिए वहाँ पर अभी जो फोकस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का वहाँ पर किया जा रहा है, और जो बेघर लोग हुए हैं उनको रहने के लिए टेंट फराम किए जा रहे हैं, खाना पीने की चीज़ें फराम की जा रही हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत का कहना है कि सिर्फ सूबाई हुकूमत ही नहीं, मुखियर हज़रात को, इदारों को और खुसूसन वफाकी हुकूमत को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो इमदाद देने का उन्होंने भी कहा था, उनकी इमदाद पहुंची है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले सूबाई हुकूमत का भी मौक़िफ़ बयान किया। तो ये जो कार्रवाइयाँ सूबाई हुकूमत की जानिब से वो कहाँ तक पहुंची और वफाकी हुकूमत की जो इमदाद है वो कहाँ तक पहुंची? देखिए, मुशीर इत्तलात ने इस हवाले से हमें कल ब्रीफिंग दी थी। उनका ये कहना था कि जो सूबाई हुकूमत की तरफ से इमदाद है वो फराहम कर दी गई है, वहाँ पर मज़ीद जो ट्रक हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इनसे रब्ता किया था, और उन्होंने भी यकीन दहानी की है कि मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अभी वफाकी हुकूमत की तरफ से उनका ये कहना था कि कोई ऐसी ख़ास इमदाद जो है वो उनको फराहम नहीं की गई है। पाक फौज का उन्होंने जिक्र किया है कि 5 हेलीकॉप्टर्स जो है उन्हें फराहम किए गए हैं कि यहाँ वो उनकी डिस्पोजिबल हैं और जो रेस्क्यू है उसमें कामों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं भी की जाती तो तब भी सूबाई हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अपने जो मुतासरा लोग हैं उनकी मदद कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतिशाम बशीर, आप अपडेट कर रहे थे, आगे भी हम लेते रहेंगे। मरियम, जिस तरीके से अभी आपने भी बात सुनी, एहतिशाम ने अपडेट किया, NDMA के हवाले से जो एडवाइजरीज थी वो भी सामने थी कि क्लाउड ब्रस्ट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सूरत हाल तो ये है कि दरियाओं की सफाई हम कर सकते थे, या वहाँ जो लोगों ने घर बनाए हैं उनको हम खाली करवा सकते थे, लेकिन हम होश के नाखुन तभी लेते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। क्या कहेंगी? जी एब्सोल्युटली, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कई दहाइयों से हमारे यहाँ सैलाब आते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे इदारों ने सीखा नहीं है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये जब आफत आ जाती है तो उसके बाद रिस्पॉन्ड किया जाता है। जो प्रिपेयर्डनेस का काम है उस पर पाकिस्तान बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आप देखें कि पिछले 25 साल का डेटा उठा के देखें तो बहुत मेगा फ्लड्स और कुछ छोटे छोटे फ्लड्स भी आते रहे हैं, जिससे काफी भारी नुकसान लोगों का होता रहा है। तो NDMA अर्ली वार्निंग्स तो ये थोड़ी इशू कर देते हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई अरेंजमेंट लोगों के लिए नहीं है कि कहाँ लोग जाएं। लिखा जाता है कि जी नकल मकानी करने, तो क्या अरेंजमेंट्स जो हैं हमारे गवर्नमेंट्स ने, जो PDMAs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी ACDCs वगैरह हैं, वो उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स करके रखते हैं। बेसिकली आपको डिफरेंट इदारों के दरमियान जो है वो एक तरह का डिस्कनेक्ट नजर आता है। मुझे ये नजर आता है कि NDMA की ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इसमें हर दफा जी हफ्ते के बाद या आप तो डेली बेसिस पे भी डेथ का काउंट दे रहे हैं, जख्मी इतने हुए हैं, हाउसेस इतने डैमेज हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जर्नलिज्म के लोग ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। NDMA का काम होता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक डिजास्टर है उसको पहले कैसे आप मैनेज कर सकते हैं डिजास्टर आने से, और डिजास्टर के बाद आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये इस पर काफी ज्यादा जो है वो इस पर काम करने की जरूरत है। और आई थिंक इट्स हाई टाइम के हम जो है वो हमारे इदारे प्रोएक्टिव मेजर्स पे काम करें, बट उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। आप देखें कि कुछ जगहों पर प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ लाइंस वगैरह एस्टैब्लिश की गई हैं, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही हैं। तो किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है काम किया जा सकता है, सेल्यूलर नेटवर्क कैसे इलाकों में पहुंचाया जा सकता है, ऐसी सूरत हाल में लोग के ट्रैक मतलब किस तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं, सिटीजन साइंस
कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बहुत सारे मुश्किल आपके जियोग्राफिकली इलाके होते हैं जहाँ पर इदारे बड़े बाद में पहुंचते हैं, मीडिया का सबका बड़ा पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज। तो वहाँ पे सिटीजन साइंस एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो लोकल लोग हैं अगर उनको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाए कि वो उसी वक्त जो है वो आपकी पिक्चर या आपकी वीडियो बना के अपलोड जो है वो क्लाउड में करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो इदारे उससे इन्फॉर्म रह सकते हैं कि ये इलाके हाई रिस्क के इस वक्त हैं जहाँ पर लोग ट्रैप्ड हैं, फौरी तौर पर उनकी मदद फिर किस तरह से की जा सके। जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब ना होने का इतराफ भी किया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 2018 में $188 मिलियन फंड मंजूर किए थे, जिसमें $6 करोड़ जो थे अर्ली वार्निंग सिस्टम और रेडार्स के लिए मुख्तस किए गए थे। मगर 300 में से 110 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ही खरीदे जा सके और कोई रेडार्स नहीं है। माहिरीन जो ये बताते हैं कि 1992 से अब तक जंगलात का रकबा 18% कम हो चुका है, जबकि चरागाहें सिर्फ 20 से 30% तक अपनी मुमकिना बायोमास पैदा कर रही हैं। तो क्या किया जाए, अवाम को इदराक जो है वो किस तरह से दिया जाए और ये जो हुकूमत है वो प्रोएक्टिवली किस तरह से मैयस ले सकती है? जी देखिए, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो भी हम नेगोशिएशंस हमारे डेलीगेशंस जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर साल ही होती हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के ऊपर। इस साल भी आप देखें नवंबर में जो है वो ब्राजील में होने जा रही है, लेकिन आई एम डेड श्योर कि इस दफा भी वो जाके स्टैट दे देंगे कि ये हमारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, इतने लोग हमारे मर गए हैं, इतना हमें पैसा चाहिए। व्हाट इज मिसिंग इज के हर दफा प्लान नहीं होता है उनके पास के मिसाल के तौर पर बुनेर में इतना डैमेज हुआ है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस का, तो उसको रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नॉन इकोनॉमिक लॉसेस में आप देखें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इस ट्रॉमा की वजह से लोगों के बहुत होते हैं कि खानदान के 10-10, 22-22 लोग चले गए, तो उनके लिए इस ट्रॉमा से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस ट्रॉमा को एड्रेस करने के लिए पैसा चाहिए, आप वो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में डालें, वो प्लान में डालें। इसी तरह से अर्ली वार्निंग का जो प्रोजेक्ट आपने जिक्र किया वो इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं कि हम फंडिंग की रिक्वेस्ट तो करते हैं लेकिन हमारे पास प्लान नहीं होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का बजट देखें, लास्ट टाइम जो एलोकेट हुआ था उसमें से मेजर चंक उसका अनयूज्ड रहा था, और जो बजट ऑलरेडी मिलता भी है वो बड़ा कम मिलता है जो एनुअल बेसिस पे हमें मिलता है। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, खास तौर पर ये जो अथॉरिटी क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है बनाई गई है, कमेटीज एडवाइजरी कमेटीज, व्हेन आई वाज बैक इन पाकिस्तान आई वाज एडवाइजरी मेंबर, ये जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी मीटिंग एक बार भी कन्वीन नहीं हुई थी 3 साल में, गवर्नमेंट ने कभी भी कॉल नहीं किया। तो ये जो कमेटीज बनाई जाती हैं एक्सपर्ट्स को डिफरेंट फील्ड से लेके, वो इसीलिए आपके लिए बैठे होते हैं कि आप बुलाएं, हम आपको इनपुट देते हैं कि आप किस तरह से चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि एकेडेमिया के साथ डिसकनेक्शन आपका नजर आता है। एकेडेमिया आपका इतना बेस्ट रिसोर्स है कि हर साल आपके बहुत सारे ग्रेजुएट्स, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स जाते हैं जो रिसर्च करते हैं। गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रॉब्लम है आप उनको बताएं कि हमें इन एरियाज में रिसर्च की जरूरत है, वो आपको टेक्नोलॉजी भी बना के देंगे। आपने को देखा होगा सोलर रिक्शा, बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस की हैं, वो अर्ली वार्निंग में भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको नीड बताएं। यूनिवर्सिटीज के पास फंड्स होते हैं, इंटरनेशनली भी वो लिखते हैं प्रपोजल्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है रिसर्च करना। तो बहुत सारे एरियाज है जिनमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, सीरियसनेस की जरूरत है, विलिंगनेस। बेसिक चीज ही है मरियम, संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि हम फंड्स के लिए अपील तो कर देते हैं लेकिन उसके हवाले से हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग कोई नहीं होती। और जिस तरह से काफ़ी सारे ममालिक ने अभी पाकिस्तान को ये जो हालिया मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उससे निपटने के लिए फ़ंड्स फराहम करने का कहा और वो भी कर्ज की मद में दिए जाने का वादा किया, लेकिन फिर वो जो थोड़ा बहुत आया वो भी फिर IMF के साथ नथी था। जी बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आपका जो है वो क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड एक होता है या ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है। इसके अलावा ये लॉस एंड डैमेज फंड जो दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें फाइनलाइज हुआ, उसमें जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक दे आर सपोज टू कंट्रीब्यूट फंड्स टू दैट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि पिछले 30 सालों से नेगोशिएशंस जो है वो चल रही हैं G77 प्लस चाइना के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी G77 कंट्रीज में आता है। एक ब्लॉक के तौर पर निगोशिएट कर रहे होते हैं हम सब ममालिक के साथ। उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि थोड़ी सी आपको विलिंगनेस का भी प्रॉब्लम नजर आता है
है इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखें कि जम्मू में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है लोगों के पास, कंट्रीज के पास, लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप इतने इंपावर हो कि आप अपने क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमिकल लॉसेस आपके होते हैं, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाती है हर बार, तो उससे आप कभी भी निकल पाए। वो आपको इसी विशियस साइकिल में थोड़ा कहते हैं कि जो देयर आर लाइक बुक्स आउट देयर कि जो क्लाइमेट चेंज है इट्स अ वेरी पॉलिटिकल एजेंडा, इंटरनेशनल लेवल पे इसको पॉलिटिकल एजेंडा एक बना दिया गया है। तो ये डिप्लोमेसी, जो रीजनल डिप्लोमेसी है, उसकी काफी सख्त जरूरत है। रीजनल डिप्लोमेसी के हम रखेंगे तो ही जो है वो हम इन ममालिक के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल ये जो लोन के फॉर्म में दिए जाते हैं पैसे IMF के थ्रू, ये शर्तें रखी जाती हैं, या वर्ल्ड बैंक भी जो है वो इक्का दुक्का प्रोजेक्ट के फॉर्म में देता है, ये कोई सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है पाकिस्तान का, जिस मेगा लेवल पे क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस और इमरजेंसी की सिचुएशन इस वक्त चल रही है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तानी इदारे जो है वो मिल बैठे और प्लान तैयार करें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर प्रोविंस का, और फिर सबमिट करवाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये आपकी वजह से हमारी डैमेजेस हुए हैं, आपकी एमिशंस की वजह से, और आप हमें कंपनसेट दें अंडर पेरिस एग्रीमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और बिल्कुल आपने ठीक से पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी हाँ ये बात इसे एक्नॉलेज किया गया कि तगय्युरात जो आ रहे हैं उसमें एमिशंस जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी जानिब से, तो कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी जानिब से पोल्यूशन में ज़रूर है, लेकिन जब भी फंडिंग की बात आती है तब टाल मटोल किया जाता है, या फिर इतनी कंडीशन लगा दी जाती है कि उस फंडिंग को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया जाता या वो टाइम पर मुयसर नहीं होती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।